जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी का जैसा 4 फरवरी को पेपर आएगा, आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसा साथियों पेपर आपका आने वाला है। उस पेपर में उन शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, हिंदी के, जीके के, करंट अफेयर के, रीजनिंग के और साथियों मैथ के। तो पूरे पेपर का हल देखेंगे। हिंदी के पूरे 20 सवाल जैसे आपके एग्जाम में आएंगे, जीके प्लस करंट अफेयर के 20 सवाल और रीजनिंग के पूरे 20 सवाल साथियों इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा साथियों, इस पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने क्वेश्चंस आपने नए सीखे, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस आप सीखोगे वो आपके एग्जाम में साथियों आएंगे। चलिए, तो पहला सवाल है कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यानी कि ईर्ष्यायु कैसे लिखा जाता है साथियों, ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं साथियों। ईर्ष्यालु कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि जो जाना, क्या जो ना जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए, अतिथि की अगर बात करते हैं साथियों, जिसके आने की कोई तिथि तय ना हो उसको अतिथि कहा जाता है, लेकिन जो ना जाना गया हो उसको अज्ञात कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो जाना गया हो उसको ज्ञात कहा जाएगा, ठीक है ना। जिसे नहीं जानते वो उसे अनजान कहेंगे। अगले नंबर का सवाल कह रहे कि दोपहर के बाद का समय। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है, दोपहर के समय को क्या कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर अगर आपसे साथियों एग्जाम में ये पूछा जाए कि दोपहर के समय को क्या कहा जाएगा, क्या अगर आपसे पूछा जाए दोपहर के समय को क्या कहा जाएगा, तो मध्याह्न कहा जाता है साथियों दोपहर के समय को। यहां पर दोपहर के बाद का समय है तो दोपहर के बाद के समय को साथियों अपराह्न कहा जाता है। लेकिन दोपहर के पहले के समय को अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है, तो पूर्वाह्न कहा जाता है। दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है, पूर्वाह्न कहा जाता है। तो ये तीनों बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अपराह्न, मध्याह्न और पूर्वाह्न। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि तुरंगी शब्द का समानार्थी शब्द यहां पर क्या होगा, मुझे बताइए। तो तुरंग की अगर बात करें, तुरंगी की अगर बात करें किससे साथियों, घुड़सवार को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, इंद्र का समानार्थी शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें इंद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्र को साथियों देवराज कहा जा सकता है। अच्छा, यहां पर ईश्वर के पर्यायवाची कुछ मैं आपको बता देता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ईश्वर का पर्यायवाची साथियों भगवान शब्द हो जाएगा, ठीक है ना। परमेश्वर भी कहते, क्या परमेश्वर भी साथियों ईश्वर शब्द का पर्यायवाची होगा। उसके अलावा साथियों परमात्मा भी कहा जाता है, परमात्मा भी कहा जाता है। तो आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर हम लोग देवराज शब्द की, तो देवराज आपका ये इंद्र का समानार्थी शब्द हो जाएगा। देवराज को साथियों इंद्र भी कहा जाता है, इंद्र भी कहा जाता है और साथियों देवपति भी कहा जाता है, देवपति भी कहा जाता है। तो ये भी जानकारी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कह रहे कि पेड़ पर चिड़ियां चहचहाती हैं या हिनहिनाती हैं, कड़कड़ाती हैं, कड़कती हैं या टिटकारती हैं। तो मैं कहूंगा चिड़ियां तो चहचहाती हैं, तो इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि आदर और निरादर करना, यह अर्थ किस मुहावरे का मतलब है साथियों, मुझे बताइए। यानी कि पान पन्ही खिलाना, पान फूल, ठीक है ना, पान फूल सा, या पान, ठीक है, या पान फूल पर रहना। तो क्या होगा आपका सही जवाब, मुझे बताइए। देखिए, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है, तो मैं कहूंगा पान पन्ही खिलाने का है। तो राइट आंसर आपका आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल कहने कि अंधेरा करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अन्याय करना, अंधेरा करना, घमंड या भ्रष्टाचार करना। तो मैं कहूंगा अंधेर करना यानी कि अन्याय करना, अंधेर करना यानी कि अन्याय करना। अगला सवाल देखिए, परिवर्तन पृथ्वी का नियम है, परिवर्तन संस्कृति का नियम है, या परिवर्तन जगत का नियम है, या परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो यहां पर सही शब्द आपका जो आएगा वो परिवर्तन प्रकृति का नियम होगा। ये आपका सही जवाब यहां पर साथियों हो जाएगा। खैर, अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुझे बताइए। देखिए, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति होता है। क्या होता है साथियों, आकाश वृत्ति होता है, ठीक है ना। उसके अलावा यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है खेचर, खेचर का मतलब होता है साथियों जो आकाश में चलता हो। अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि जो आकाश में चलता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपको साथियों खेचर बता देना है, ठीक है ना। आत्मघाती शब्द की अगर बात करें साथियों, जो अपनी हत्या खुद कर ले, जो अपनी हत्या, क्या साथियों, जो अपनी हत्या खुद कर ले उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों आत्मघाती कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए,
उसके अलावा अगोचर शब्द की अगर बात करते हैं तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको अगोचर कहा जाता है। तो ये चार टॉप लेवल के मैंने आपको बताए हैं, ये चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। खैर अब बात करते हैं साथियों उग्र का विलोम क्या होता है मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों सरल का विलोम क्या होता है, तो ये आप लोग भी जानते हैं, सरल का विलोम होता है साथियों कठिन। सरल का विलोम होता है हो जाएगा कठिन, और उग्र का विलोम क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सौम्य हो जाएगा। ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगर प्रखर शब्द की बात करें कि प्रखर का विलोम क्या होता है, तो प्रखर का विलोम मंद होता है। और कठोर का विलोम क्या होता है साथियों, कठोर का विलोम कोमल होता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि अद्वितीय ऐसे लिखा जाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है अद्वितीय ऐसे लिखा जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि हाथ मलना, क्या हाथ मलने का मतलब आपको बताना, इस मुहावरे का असल मतलब क्या होता है। पछताना, संकल्प करना, वीरता दिखाना, व्यायाम करना। नहीं साथियों, पछताना कहा जाता है कि अब तुम तो भाई हाथ मलो, यानी कि अब तुम पछताओ। उसके बाद देखिए कह रहे कि व्यथा का पर्यायवाची क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों व्यथा का पर्यायवाची क्या होता है, व्यथा का पर्यायवाची दुख होता है। क्या व्यथा का पर्यायवाची दुख होता है, व्यथा का पर्यायवाची पीड़ा होता है, व्यथा का पर्यायवाची साथियों कष्ट होता है, व्यथा का पर्यायवाची विषाद होता है। क्या होता है साथियों, विषाद होता है। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी हम लोग यहां पर जीएस भी देखेंगे, करंट अफेयर भी देखेंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे, मैथ को देखेंगे, यानी कि सब कुछ देखने वाले हैं। मेरा मानना है कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपकी तैयारी में साथियों चार चांद लग जाएंगे। जो आपकी कामना है सिलेक्शन की, वो कामना आपकी साथियों पूरी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है। तो इस मुहावरे का मतलब होता है साथियों अतीत पर गौरवान्वित होना, नहीं। संकट के समय पिछले दुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना, छठी का दूध याद आना। इसका सही जवाब आपका क्या हो सकता है बताइए। संकट के समय पिछले सुख की याद आना, इसको कहा जाता है छठी का दूध याद आना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि जब संकट आता है ना तो पिछले सुख याद आते हैं, कह रहे भाई वो समय तो बहुत अच्छा था, अब तो बड़ी दिक्कत में जी रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अब आपको सही वर्तनी बताने, कौन से शब्द की सही वर्तनी है, यानी कि परिणाम कैसे लिखा जाएगा। तो परिणाम तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। अब आपको बताने दिक्कत कहां पर है मुझे बताइए। चलिए देखिए दिक्कत की अगर बात करें, केवल आप ही, ये यहां पर दिक्कत है, केवल आप ही। अब ठीक है, केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते, ये सही हो जाएगा। केवल भी लगा दिया, ही भी लगा दिया, तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो किसी और स्थान पर इसके लिए एक शब्द क्या होता है साथियों, अन्यत्र होता है। क्या होता है साथियों, अन्यत्र होता है। अगर सर्वत्र की बात करते हैं साथियों, सब स्थानों पर, क्या अगर आपसे पूछ लिया जाए सब स्थानों पर इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द सर्वत्र होगा। और अगर आपसे पूछा जाए किसी और स्थान पर, तो इसके लिए एक शब्द अन्यत्र होगा। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, उन्नति का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो उन्नति का विलोम साथियों फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। देखिए सम्मति की अगर बात करें तो सम्मति का विलोम में छोटा आ लगा दो, आपका ये विलोम बन जाएगा, यानी कि सम्मति का विलोम असम्मति हो जाएगा। उन्नति का विलोम क्या होगा साथियों, अवनति हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप लोग यहां पर साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि हमारी, अब यहां पर हमारी राजभाषा है, उचित शब्द बताइए। खाली जगह है यहां पर, कह रहे कि मराठी हमारी राजभाषा है, या हिंदी हमारी राजभाषा है, गुजराती हमारी राजभाषा है, संस्कृत आपकी राजभाषा क्या है, आपकी और हमारी हिंदी है। तो होगा साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहां पर आप लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देख लीजिए, पूरे 20 सवाल होंगे, और उसके बाद साथियों 20 सवाल रीजनिंग के भी आप लोग यहां पर जरूर देखेगा। तो कह रहे कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछ लिया जाए तो विधानमंडल आपको बता देना, यानी कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ध्यान रखिए नहीं है, कौन सी संविधान की विशेषता। तो लिखित संविधान है, बिल्कुल संविधान की सर्वोच्चता है, बात सही है, ये संविधान की विशेषता है, क्वालिटी है। अर्धसंघीय संरचना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध
न्यायपालिका नहीं है और शक्तियों का वितरण है केंद्र राज्यों में, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो मैं कहूंगा कौन सी विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाली विशेषता नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो मैं कहूंगा ये तो आयरलैंड से लिया गया, यानी कि जो नीति निदेशक सिद्धांत यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं कहूंगा आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगले नंबर का सवाल है करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो कौन सा अधिकार शामिल है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है? मैं कहूंगा नहीं। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कुल मिला के अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला देखिए करके पायरिया निम्न में से किसका रोग है? यानी कि जो पायरिया रोग हो जाता है ना, क्या ये नाक में होता है, मसूड़ों में होता है, फेफड़ों में होता है, हृदय में होता है? तो ये तो मसूड़ों से संबंधित है साथियों, ठीक है ना। पायरिया रोग जो है मसूड़ों से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि जो फ्लोएम उत्तक होता है ना, फ्लोएम उत्तक ये निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, स्तनधारियों में, कीटों में, या साथियों जानवरों में पाया जाता है? तो ये पौधों में पाया जाता है। कहां पर साथियों? पौधों में पाया जाता है फ्लोएम नाम का एक उत्तक। अगला देखिए कह रहे कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वॉट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर तो साथियों 746 वॉट के बराबर होता है। कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं? तो कोयले का जलना है, भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कागज का जलना भी है, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरित होना साथियों ये नहीं है। अब ये नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि इजराइल की राजधानी मुझे बता दीजिए कौन सी है? तो जेरूसलम, बगदाद, बर्लिन। मैं कहूंगा जेरूसलम जो है ना, ये इजराइल देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है? इजराइल देश की राजधानी है। साथियों ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है। इसका फायदा आपको कब मिलेगा? जब एग्जाम हॉल में यही क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके आपके सामने से गुजरेंगे, तब आपको साथियों मालूम पड़ेगा कि ये तो सारे के सारे पढ़े हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ध्यान पूर्वक इस क्लास को देखना है, ठीक है। अभी रीजनिंग में आपको कराऊंगा और उसके बाद मैथ भी कराऊंगा। चलिए, कह रहे कि भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? कुर्ग को कहा जाता है भारत का स्कॉटलैंड। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि मथुरा कला से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। यानी कि किसकी बात चल रही है साथियों? सांझी की बात चल रही है। यानी कि सांझी मथुरा कला से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है, यह आपको मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें विधान परिषद है? यानी कि किस राज्य की विधान परिषद है? तो मैं कहूंगा कर्नाटक की है, यह आपका राइट आंसर होगा, जिनका भी आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, जो वॉलीबॉल है ना, यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, यह आपको मालूम होना चाहिए। नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। कहां का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल? साथियों नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी? तो ये तो साथियों किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। तो ये आपका मोम लोपी ढलाई, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, करके हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? तो क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी? यानी कि कन्नौज थी, ठीक है, जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। यानी कि पहले ये थानेश्वर में राजधानी थी, फिर साथियों हर्षवर्धन ने कन्नौज में राजधानी बना ली थी। अगला देखिए, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी? क्या आपका सही जवाब होगा? फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, ब्रिटिशों ने अंग्रेजी को
ठीक है, उत्सुकता दिखाई अंग्रेजी के लिए कि ये भारतीय समाज में प्रस्तुत हो जाए, भारतीय लोग इसको भी बोलने लगे। उसके बाद देखिए करके पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था? तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या था साथियों? हसरत मोहानी था। हसरत मोहानी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण साथियों क्या था? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण नहीं, कलकत्ता निगम अधिनियम नहीं, पंजाब भूमि नहीं, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। बिल्कुल साथियों, ठीक है ना, बंगाल को विभाजित करने के निर्णय की वजह से ही साथियों एक तरीके से स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला सवाल देखिए कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे कारण क्या था? तो यहां पर साथियों कारण क्या था ये आप लोग बता दीजिए। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों, मैं कहूंगा हिंदुओं और मुसलमानों, ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर के यहाँ पर सवाल है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो पूरे के पूरे तकरीबन हम लोग 20 सवाल यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि दर्पण को संयोजन किए दाईं ओर रखा जाए, यानी कि अगर दर्पण को हम यहां पर रख देते हैं साथियों, तो ये जो लिखा हुआ है ना 5 4 RQ XZ, ये दर्पण में आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ऐसा या साथियों ऐसा। बस इतनी सी बात आपको बताना है और 2 नंबर यहां से आपके पक्के हो गए। चलिए, तो अगर बात करें, मैं आपको बता देता हूं रूल्स शुरू से। जो सबसे अंत वाला लेटर होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, और अंत वाले का मुंह बाईं ओर है ना, इधर जब दर्पण में आप इसको देखोगे तो इसका मुंह साथियों दाईं तरफ हो जाएगा, यानी कि जेड कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देखोगे इसमें भी साथियों जेड ऐसा, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक्स की बात करें, एक्स जैसा वैसा दिखाई देगा। क्यू की बात करें अगर साथियों, क्यू की लाइनिंग इधर है, तो दर्पण में देखोगे तो लाइनिंग इधर हो जाएगी। अब इसमें ऊपर की तरफ लाइनिंग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें सही है, ठीक है ना, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो बचा गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, बी ही तो बचा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए, आर का मुंह बाईं तरफ है ना, तो आर का मुंह दर्पण में दाईं तरफ हो जाएगा। इसमें देखिए आर ऐसा ही बना है। 4 की बात करें साथियों, तो 4 आपका कुछ ऐसे करके बन जाएगा और 5 आपका कुछ ऐसे करके बन जाएगा। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, करके बहादुर का संबंध जैसे साहसी से है उसी प्रकार बेवकूफ का संबंध किससे होगा, मुझे बताइए। तो बहादुर का कहीं ना कहीं एक सिनोनिम होता है साहसी, ठीक है, और बेवकूफ को बुद्धिमान तो नहीं कहते हैं, समझदार भी नहीं कहते हैं, बेवकूफ को कहीं ना कहीं उन्मादी कहा जा सकता है। डरपोक से ज्यादा बेहतर आंसर ऑप्शन नंबर डी उन्मादी आपका हो जाएगा। अगला देखिए, ये अच्छा सवाल है, ये भी साथियों हर बार एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 सवाल आते ही आते हैं। तो कथन में कहा गया है सभी कपड़े फूल हैं, तो मान लीजिए ये हमने क्या बना लिए, ये कपड़े बना लिए, और सभी कपड़े फूल हैं, तो ये सभी कपड़े हमने फूल बना लिए। कह रहे कि कुछ फूल सब्जियां हैं, मान लेते इतने फूल क्या होगा, इतने फूल साथियों सब्जियां हो गई। अब निष्कर्ष देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। कुछ फूल कपड़े हैं, कुछ फूल कपड़े, बिल्कुल साथियों इतने फूल कपड़े हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां, बिल्कुल इतनी सब्जियां फूल हो जाएंगी, ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष यहां पर आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये बहुत शानदार सवाल है साथियों, देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से इसको यहां पर आप लोग। चलिए चलिए देखिए क्या कहा गया है, कह रहे कि 6 दोस्त हैं, प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। सवाल यहां से आपका अब शुरू होता है, ठीक है। तो कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 लोग हो गए। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि वंश रजत के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो वंश को कहीं पर भी आप बैठा दो, वंश को अगर हम मान लीजिए यहां पर बैठा देते हैं, कह रहे हैं कि वंश जो है ना ये रजत के दाईं ओर बैठा है, ठीक है ना। अब देखिए सबका मुंह जो है ना वो केंद्र से बाहर की तरफ है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर हम साथियों क्या रजत के दाईं ओर बैठा है ना, ठीक है, तो रजत को हम कहां पर बैठा लें साथियों? रजत को अगर हम यहां पर बैठा लेंगे तभी तो हो पाएगा। रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, 1 2 दूसरे स्थान पर हो गया वंश रजत के। उसके बाद कह रहे हैं कि अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया, यानी कि ना तो अरुण प्रिया यहां आएंगे और ना अरुण प्रिया यहां आएंगे, यानी कि अरुण प्रिया यहां पर बैठेंगे, अरुण प्रिया यहां पर बैठेंगे। उसके बाद कहने के मंजू रजत और अरुण के बीच बैठा है, यानी कि मंजू जो है ना ये रजत और अरुण के बीच बैठा है। अब देखिए
अगर बात करते हैं साथियों, रजत यहां पर बैठा है, मंजू को यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि फिर हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा अरुण को। तो मैं कह सकता हूं कि मंजू यहां पर बैठ जाएंगी, और कहा गया है कि मंजू जो है ना, ये रजत और अरुण के बीच में बैठी है, तो अरुण हमें यहां पर बैठाना पड़ेगा। और अब बचा कौन है साथियों, प्रिया बची है ना, तो प्रिया यहां पर बैठ जाएंगी। तो कितने लोग थे, एक दो, अच्छा एक बचा है, अभी एक बचा है, ठीक है। अब एक तरीके से एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, यानी कि अरुण और प्रिया यहां नहीं बैठेंगे रजत के आजू बाजू, यहां पर बैठा दिए हमने, ठीक है करके। मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है, मंजू जो है ना रजत और अरुण के बीच में बैठी, ये भी हो गया, ठीक है। वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है, यानी कि वंश और रजत के बीच में कौन बैठा है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। अब आप देखो इसमें से आपने किसको किसको बैठा दिया है और कौन एक बाकी है। मैं कहूंगा भावना को यहां पर कहीं नहीं बैठाला गया, तो जाहिर सी बात है भावना जी यहां पर बैठेंगी, तो भावना आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि 23 है और फिर 23 है, और उसके बाद 46 है, और उसके बाद 138 है, उसके बाद 552 आ गया है, उसके बाद आपको बताना है कि अगला नंबर यहां पर क्या आएगा। साथियों कभी भी अगर आप देखो कि गैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पर हमेशा गुणा होगी, क्या होगी, वहां पर हमेशा गुणा होगी। जैसे कि हमें इतना तो पता है 23 की गुणा अगर 2 से करते हैं तो 46 आ जाएगा, 23 की गुणा 1 से करते हैं तो 23 आ जाएगा, 23 से कम 23, 23 दूना 40, तो जाहिर सी बात है 23 की गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो क्या 138 आता है। अभी हमें पता नहीं, हमने लिख दिया ऐसा ही, देख लीजिए 6 3 18, 18 का 8, हाथ से लग गया 1, 3 चौक 12 और 1 13, बिल्कुल साथियों ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगर बात करें, अब क्या इसकी गुणा 4 से करेंगे तो ये आएगा, और क्या इसकी गुणा 5 से करेंगे तो ये आएगा। तो एक काम करो, 552 की गुणा 5 से करा के देख लो, 552 की गुणा 5 से करा के देखा, और अगर ऑप्शन में से कोई आंसर मिल गया तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। 5 दूना 10, ठीक है, 5 पंजे 25, 26, 5 पंजे 25 और 27, यानी कि 2760 आ चुका, और 2760 ऑप्शन नंबर ए वाले में भी है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर हम बात करते हैं साथियों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, करके चारों विकल्पों में से जो विषम है सबसे ना, उसके बारे में आपको बताना है कौन सा सबसे विषम है। तो देखिए डी 4 पर आता है, के 11 पर आता है, आर 18 पर आता है, और वी 22 पर आता है, सी 23 पर आता है, जे 10 पर आता है, एम 13 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, और ए 1 पर आता है। उसी प्रकार जी 7 पर आता है, ए 1 पर आता है, एच 8 पर आता है। अब आपको देखना है कि इसमें से सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए 4 से 7 हुआ है, 4 से 11 हुआ, यानी कि 7 बड़ा है, और 11 से अगर 18 करते हैं तब भी यहां पर 7 बड़ा है, या यहां पर 7 बड़ा है, जरा एक बार चेक करके मुझे बताइए। देखिए 22 के बाद 23, 24, 25, 26, ये तो हो गए कितने, ये तो हो गए 4, 4 हो गए, और 3, बिल्कुल साथ, तो यहां पर 7 ही बड़ा है, और यहां पर भी 7 बड़ा है। यानी कि जो रूल यहां पर लगा है 7 7 का, वही रूल यहां पर लगा हुआ है 7 7 का। अच्छा 13 से 20 में भी 7 कर सकते हैं, और 20 से 1 हुआ है, यानी कि 26 तक 6 और 1 7। उसके अलावा अगर बात करें यहां पर 6 माइनस किया गया, तो मैं कहूंगा कि सबसे अलग रूल यहां पर है। इन तीनों में 7 7 7 का रूल है, लेकिन ऊपर वाले में साथियों 6 और 7 का रूल है। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहे हैं कि यमुना नदी नर्मदा के बीच जो आरेख बनेगा ना, वो आपको बता रहा है। अब देखिए ये भी नदी है और ये भी नदी है, तो ये नदी शब्द हो गया, ये यमुना नदी हो गया, ये नर्मदा नदी हो गया, क्योंकि दोनों नदियां हैं तो नदियों के अंतर्गत आएगा। तो ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख साथियों ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए एक फिर से नंबर सीरीज वाला सवाल है। देखिए साथियों जितने भी कॉन्सेप्ट बैठते हैं नंबर से नंबर, ठीक है ना, नंबर सीरीज के, सिटिंग अरेंजमेंट के, कथन निष्कर्ष के, जितने चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट बैठते हैं, मैं एग्जाम तक आपको सब कुछ कवर अप करवा दूंगा। तो आप लोग साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि पेपर आपका बहुत आराम से पास हो जाएगा, पेपर आप बहुत आराम से साथियों क्रैक कर डालेंगे। क्योंकि अगर आप डेली पढ़ते हैं, क्योंकि डेली एक ही क्लास में हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो डेली आपका साथियों रिवीजन होता रहेगा, और पिछला भी रिवीजन होता रहेगा, और जो नया आप पढ़ेंगे उसका भी साथियों तैयार करवाता रहूंगा, नई चीजें भी। ठीक है, इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन समझ लीजिए एक तरीके से निश्चित हो जाएगा। खैर अगला सवाल देखिए, कह के 46 54 70, 70 के बाद 102 आएगा, और 102 के बाद 166 आएगा। उसके बाद आपको बताना अगला नंबर यहां पर क्या हो सकता है, बताइए।
देखिए 46 से 54 हुआ है तो मैं कहूंगा 8 बड़ा है, और 54 से 70 हुआ है तो 16 बड़ा है, और 70 से ये तो 30 हो गया, 2 32 बढ़ गया। ठीक है, और अगर बात करते तो यहाँ पर 64 बढ़ गया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128 होता है। यानी कि 166 128 को आपको जोड़ना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया 2, यानी कि 294 यहां पर आ गया। क्या 294 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या होगा। यहां पर साथियों कहा गया है कि जैसे 9766 से 6433 बनाया गया है, वैसी 6875 से यहां पर कौन से नंबर आएंगे, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए भाई, तो फटाफट साथियों आप लोग यहां पर बता दीजिए कैसे क्या हो सकता है। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग बात करें, ये 6 से 3 हो गया है और ये भी 6 से 3 हो गया है। ठीक है ना, यानी कि और ये 7 से 4 हो गया, तो मैं कहूंगा इसमें भी 3 घटाया गया, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और 6 में 3 घटाओगे, सॉरी 9 में 3 घटाओगे तो 6 आएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर भी वही लॉजिक लगेगा, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा। क्या 3542 कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है 3542, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों देखिए, काबिल एक तरीके से अगर बात करें तो काबिलियत उसमें है कि आप जल्द से जल्द लॉजिक पहचानिए कि आखिर इस सवाल में लॉजिक लगा क्या है। मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि लॉजिक जितनी जल्दी आप पहचान लेंगे उतनी जल्दी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन जो है ना बहुत तेजी के साथ, इसमें एक लॉजिक लगा है, ठीक है, उसके अलावा इसमें एक लॉजिक लगा है, ये सब लॉजिक जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तब ये लॉजिक आपको मालूम पड़ेगा, जल्द से जल्द लॉजिक निकालने की कला आपके अंदर आ जाएगी। और जब ये चीज आपके अंदर आ जाती है तो आपको साथियों, जो और लोग 2-2 मिनट सवाल में ले रहे हैं, आपका वो 40 सेकंड के अंदर हो जाएगा, 30 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो और जब ऐसा हो जाता है तो ये समझ लीजिए रीजनिंग में आप 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन बहुत आराम से करते हैं। एक आध अगर क्वेश्चन छोड़ भी दे तो 20 में से 19 तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, करके दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, यानी कि एक दर्पण यहां पर रखा जाता है, तो ये आपको बताना है कि ये साथियों कैसा दिखाई देगा। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर इस सवाल की अगर हम बात करें, तो जी जैसा है ना, जी कुछ ऐसे करके दिखाई देगा, ऐसे करके। ठीक है, क्यू की बात करें तो क्यू ऐसे करके दिखाई देगा। ठीक है, एस की अगर बात करें, एस ऐसे करके, 3 की बात करें 3 ऐसे करके, 9 की बात करें 9 ऐसे करके, और 7 की बात करें ऐसे, और डी साथियों आपका ऐसे दिखाई देगा। तो ऐसे आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? मैं कहूंगा ऐसे ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि RHINO को POJIS लिखा जाता है, TIGER को SFHJU लिखा जाता है, तो HORSE को क्या लिखा जा सकता है, ये बात आपको यहां पर बताना है। चलिए भाई, देखिए ये HR 18 पर होता है, P 16 पर होता है, यानी कि 2 घटाया गया है। H होता है 8 पर, ये O होता है 15 पर, एकदम बढ़ा दिया गया। I होता है 9 पर, J होता है 10 पर। ठीक है, N होता है सातों 14 पर, I होता है, ये थोड़ा सा लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इसको सातों हम ऐसे न, क्योंकि ये लॉजिक हमारा बना नहीं, तो हम इसको एक बार ऐसे रख कर देखते हैं। ठीक है, RHINO, और यहाँ पर साथियों PO, ठीक है ना, JIS, ऐसे रख के देखते हैं। ऐसे क्या पता साथियों दूसरा लॉजिक हमें मिल जाए। तो जब आप साथियों R में एक बढ़ाते हैं तो ये S आता है, ये ठीक है। H में एक बढ़ाते हैं तो I आता है, ठीक है। I में एक बढ़ाते हैं J आता है, N में एक बढ़ाते हैं O आता है, O में एक बढ़ाते हैं साथियों तो P आता है। तो कुल मिला के लॉजिक समझ गए। यहां पर भी वही लॉजिक लगा है, T में एक बढ़ाएंगे U आएगा। तो अब इसका आप लोग कर लीजिए, यानी कि H में साथियों जब आप एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, आई आ जाएगा। ठीक है, आई आ गया। ओ में एक बढ़ाएंगे तो साथियों पी आ जाएगा। आर में एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। और एस में एक बढ़ाएंगे तो टी आ जाएगा। ई में एक बढ़ाएंगे तो एफ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन कहां पर है? FTSPI, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इस सवाल को देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से यहां पर देखने को मिल जाए। चलिए,
तो अब यहाँ पर अगर बात करें, एक कागज का ऐसे करके ये टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को कहाँ से फोल्ड किया गया, यहाँ से साथियों फोल्ड किया गया, यानी कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऐसा एक टुकड़ा आ गया है, इस कागज के टुकड़े को साथियों ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है और अब आपके पास एक ऐसा कागज का टुकड़ा यहाँ पर बच गया है और आ गया। तो इसमें तीन गोल बनाए जाते हैं, तीन, एक तो ये छोटा होल बनाया जाता है, एक बड़ा होल और एक ट्रायंगल के जैसा होल यहाँ पर बनाया जाता है। तो आपको पूछा यह जा रहा है कि जब ये ओपन होगा तो कैसे दिखाई देगा। देखिए, जब इसको हम इस वाले से यहाँ से ऐसे करके खोलेंगे तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बना है ना, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन जाएगा। कहिए ठीक है, एक यहाँ पर ट्रायंगल आपका साथियों बन जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें और साथियों क्या हो सकता है, देखिए ये तो हो नहीं सकता आंसर, ठीक है, ये भी एक तरीके से आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं, और ये जो छोटे छोटे गोले, एक देखिए गोला अगर बात करते हैं, एक आपका यहां पर आ जाएगा गोला, ये बड़ा वाला हो गया और ये साथियों आपका छोटा वाला हो गया। तो ये वाला देखिए ये कहां पर बना है, ठीक है, यहां पर भी नहीं बना, यहां पर भी, यहां पर भी नहीं बना है। तो मैं कहूंगा ये तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या साथियों यहां पर कुछ दिक्कत है। और उसी प्रकार देखिए आप, ये गोला अगर इधर है तो ये गोला यहां पर आ जाएगा और एक ट्रायंगल साथियों यहां पर भी आ जाएगा। उसी प्रकार एक ट्रायंगल आपका यहां पर आ जाएगा और एक साथियों क्या, छोटा गोला यहां पर और बड़ा गोला यहां पर, ऐसे करके आ जाए। लेकिन यहां ऐसा तो कहीं पर ऑप्शन दिख नहीं रहा है, या तो इसमें दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट था, जो लॉजिक था, वो आपने यहां पर समझ लिया। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। यानी कि सभी अंगूर फल हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये अंगूर हो गए और सभी अंगूर फल हैं, तो सभी अंगूर साथियों यहाँ पर फल हो गए। उसके बाद कहने के कुछ सब्जियां अंगूर हैं, मान लीजिए साथियों कुछ सब्जियां अंगूर हैं, इतनी सब्जियां ये आपकी अंगूर हो जाएंगी। अब कथन को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ, बिल्कुल साथियों इतनी सब्जियां क्या हो जाएंगी, ये फल हो जाएंगी, ये सही हो जाएगा। सभी अंगूर सब्जियां हैं, सभी अंगूर सब्जियां नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि कुछ अंगूर सब्जियां तो सही हो जाता, अब ये साथियों गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष तो सिर्फ एक और एक निकलता है जो कि डी में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए साथियों, और इस सवाल का आंसर आप लोग यहां पर बताने की कोशिश कीजिए कि क्या इस सवाल का जवाब हो सकता है। कह रहे कि ए बी का भाई है, तो साथियों ए जो है ना, ए ये बी का भाई है, बी का भाई है, यानी कि ये भाई है, तो भाई के लिए साथियों प्लस बना लेते, बहन के लिए माइनस बना लेंगे। यानी कि बी का पति सी है, यानी कि ये बी का पति कौन हो गया साथियों, सी हो गया। पति पत्नी के लिए डबल लगाएंगे, डबल लाइन बनाएंगे, भाई बहन के लिए एक लाइन बनाएंगे। अगर ऊपर है तो वो पिता होगा या माता होगा, अगर पिता है तो प्लस लिखेंगे, माता है तो माइनस लिखेंगे। यानी कि ई का बेटा सी है, यानी कि ई का बेटा कौन है साथियों, ई का बेटे की अगर बात करते, ई का बेटा कौन है, सी है, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गई, ठीक है, ये बहन हो गई, ये भाई हो गया और इसका पति सी हो गया। सी का बेटा, सी का पिता कौन है, ई हो गया, ठीक है। ई का बेटा कौन है, सी है। उसके बाद कह रहे हैं कि ई की पत्नी एस है, ठीक है, ई की, यानी कि इस ई की पत्नी कौन हो जाएगी, ई की पत्नी एस हो जाएगी, ई की पत्नी एस हो गई। यानी कि बी से किस प्रकार संबंधित है, एस, यानी कि बी क्या कहेगा एस को, तो बी क्या कहेगा साथों एस को। देखिए ये पति है और ये पति के पिता है, उनकी पत्नी, यानी कि ये पति की माँ है, तो पति की माँ को क्या कहा जाएगा साथों, सास कहा जाएगा। इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, उस सही विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। यानी कि ये जो 5 वर्ड आपको दिख रहे हैं, आपको बताना ये किस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए सबसे यहाँ पर टी ए लिखा हुआ, यहाँ पर टी ओ टी ई टी, तो सबसे पहले तो यही आएगा और फिर तो ये लास्ट में आएगा, यानी कि पहला वाला सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद इन दोनों में से कोई एक आएगा, TERMI, यहाँ पर एन है, यहाँ पर टी है, एन पहले आता है तो ये 4 वाला आ जाएगा, उसके बाद 5 वाला आ जाएगा और फिर साथियों ये पी पहले आएगा, ये आई पहले आएगा, आई पहले आता है तो 3 और फिर साथियों 2 हो जाएगा। यानी कि 145-32 कहाँ पर लिखा हुआ है, 145-32 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कह रहे कि ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का किससे है, मुझे बताइए। तो फेफड़ों की समस्या को कहा जाता है साथियों ब्रोंकाइटिस, तो उसी प्रकार आंखों की जो दिक्कत होती है उसको ग्लूकोमा कहा जाता है। तो मैं कहूंगा आंखें यहाँ पर आपका जो होगी वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यानी कि ROCK को OGSV लिखा जाता है, तो LAST को क्या लिखा जा सकता है, कौन से 4 लेटर यहाँ पर साथियों बन सकते हैं, ये बात आपको यहाँ पर बता देना है। चलिए
देखिए आर 18 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यानी कि 3 घटाया गया है। ओ 15 पर होता है, जी 7 पर होता है, कितना घटाया गया है? 8 घटाया गया है। और सी 3 पर होता है, एस आते हो किस पर होता है? एस आपका 19, तो बहुत बढ़ जाएगा फिर तो। ये लॉजिक मुझे लग रहा है नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा लॉजिक की अगर बात करें तो आर ओ सी के लिख लिया, और फिर ये नीचे लिख लो साथियों ओ जी एस वी। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर साथियों क्या लॉजिक लग सकता है? देखिए ये आर है, आर से यहां पर वी किया गया, ऐसा कर लेते हैं हम। तो आर 18 पर होता है, वी 22 पर होता है, यानी कि 4 बढ़ाया गया है। ओ 15 पर होता है, एस 19 पर होता है, फिर 4 बढ़ाया गया है। सी 3 पर होता है, जी 7 पर होता है, 4 बढ़ाया गया। के 11 पर होता है, डी 15 पर, डी 15 पर होता है, सॉरी ओ 15 पर होता है, फिर 4 बढ़ाया गया। तो 4 4 बढ़ाया जा रहा है। यहां पर भी आप साथियों 4 4 4 ही बढ़ा लो। एल 12 पर होता है, पी आ जाएगा यहाँ पर। ए 1 पर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों? एक तरीके से ई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ई हो गया, ये पी हो गया। और एस में अगर 4 बढ़ाओगे, 19 पर 4 बढ़ाओगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार एस टी टी में 4 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 24, 24 पर होता है एक्स, यानी कि एक्स डब्ल्यू ई पी कहाँ पर लिखा हुआ है? एक्स डब्ल्यू ई पी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी कि सबसे पहले 29 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद यहाँ पर 63 आया है, और उसके बाद 112 है, और उसके बाद 193। तो आपको ये बताना है कि अगले नंबर पर यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए 29 से ये 38 हुई है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 9 जोड़ा गया है। 38 से 63 कैसे हुई है, कितना जोड़ा गया है? 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से जाएगा साथियों 3, तो 2 बचेगा। यानी कि पहले 29 में 9 जोड़ा 38 हो गया, 38 में 25 जोड़ा 63 हो गया। 63 में कितना जोड़े? मैं कहूँगा यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, यानी कि 49 जोड़ेंगे। 112 में कितना जोड़े? 193 आ जाए, तो 193 में से 112 को आपको घटाना है। तो कितना साथियों? 13 में से 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना जोड़ा जाना चाहिए कि हमें ये वाला नंबर मिल जाए? आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर साथियों 11 का स्क्वायर आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो 193 और 121 को जोड़कर बताइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 314 यहां पर आएगा। 314 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो ये क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है? तो साथियों हम यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले 106 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, और फिर साथियों 70 है, और फिर 7 है, और फिर बराबर 110 है। तो अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साथियों? ये आपका भाग लिखा होगा। तो माइनस और भाग को अगर बदले, यानी कि माइनस की जगह पर भाग, भाग की जगह पर माइनस को रखें, तो क्या 110 आ जाएगा बराबर में? ठीक है, तो क्या यहां पर कैलकुलेट करने पर 110 आ जाएगा? देखिए यहां पर भाग है तो भाग की जगह पर माइनस, गुणा है तो गुणा का गुणा हो जाएगा, प्लस है प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये माइनस है, माइनस की जगह पर भाग हो जाएगा। देखिए इसको करेंगे तो 7 आएगा, पूरा पूरा 7 नहीं बल्कि 10 आ जाएगा, 7 एकम 7 और 0 लग जाएगा। प्लस कर दिया, 3 दूना 6 आ जाएगा, माइनस 106 आ जाएगा। इसको अगर कट करेंगे, ठीक है, तो 100 आएगा, प्लस आपका 10 आ जाएगा, बराबर 110। तो ये चल रहा है, तो 110 बराबर 110 आ गया है। यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो अब साथियों यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लिए हैं साथियों मैथ के, इनको भी आप लोग देखिएगा और अपनी तैयारी को यहाँ पर मजबूत कीजिएगा। चलिए, तो अब अगर बात करें करके 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 28 वर्ष है। उसके बाद कहने की यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए, यानी कि ये 5 लोग हैं ना, 4 लोग अगर हम कर दें, 4 लोग अगर हम कर दें, तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। तो देखिए 5 वर्ष थी तो औसत 28 था, एक कम कर देते लोग को तो औसत 2 कम हो जाता है, यानी कि अब औसत 26 हो जाता है। तो हटाए गए व्यक्ति की आयु कितनी है? अब देखिए 5 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है? तो 28 की गुणा 5 से कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा। यानी कि 5 व्यक्तियों की कुल मिला के आयु कितनी है? 140 है। 4 व्यक्तियों की कुल मिला के आयु साथियों कितनी है? 104 आ जाएगी। तो ये 5 व्यक्तियों की आयु है, ये 4 व्यक्तियों की आयु है, इसको इससे घटाओगे तो मैं कहूँगा हमें
हमें जो हटाया गया व्यक्ति उसकी आयु पता चल जाएगी। तो जब इसको घटाओगे 140 में से 104 घटाओगे तो 36 वर्ष आ जाएगा। यानी कि जो हटाया गया व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी आयु सातों 36 वर्ष होगी। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि 3 उम्मीदवार हैं ए, बी और सी। इन्होंने एक चुनाव लड़ा और इनको 1800, 3300, 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध वोट ना मानते हुए बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट मिले। यानी कि बी को कुल कितने वोट मिले, तो 3300 वोट मिले। यानी कि इस 33 को प्रतिशत में आपको बदलना है। तो प्रतिशत में कैसे बदल, तो जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होता है वो लिख ली जाती है और गुणा में साथियों 100 लगा दी जाती है। और नीचे साथियों क्या लिख देंगे, नीचे हम सबका वो लिख देंगे, यानी कि जिसको जिसको जितने जितने वोट मिले हैं। तो साथियों इन तीनों का योग आ जाएगा, यानी कि 1800 प्लस 3300, 1800 प्लस 3300 और प्लस 3900। अब एक काम करिए, इनको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, डबल जीरो है तो डबल जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिया। 9 और 3 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, जीरो आ गया, हासिल का 2 लग गया, 2 और 3 5 और ये 8 और एक 9। यानी कि साथियों यहाँ पर कितना हो गया 9600 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 9600 हो गया या जीरो था, हाँ जीरो था। अच्छा वो तो जीरो था आपका, ये जीरो ही है। ठीक है, यानी कि 9000 हो गया। एक सेकंड, बटे में क्या आ गया, बटे में आपका 9000 आ गया और ऊपर कितना हो गया साथियों 3300 गुणा 100 हो गया। तो इस दो जीरो से ये जीरो, इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि 30/9 आपका यहाँ पर आया है। 9 3 27 हो जाएगा, 3 जाएगा, पॉइंट लगेगा, जीरो बचेगा, फिर 9 3 27 हो जाएगा। यानी कि 3.3 करके आंसर आ रहा है कुछ। एक बार फिर से साथियों कैलकुलेट कर लीजिए। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या साथियों आपके पास, अच्छा ये 33 है, तभी तो आंसर नहीं आ रहा। ये मैंने 3300 यहाँ पर लिखा, 3300 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के इन 3 जीरो से ये और ये, यानी कि 330/9 आएगा। इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 9 3 आपका 27 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो ये आपका 60 हो गया। ठीक है, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54 हो जाएगा। तो 36 पॉइंट करके कुछ आंसर आएगा और 36 पॉइंट करके कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। यानी कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 2.5 घंटे लिखा हुआ है, यानी कि 2 सही 1/2 घंटे में 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए 2 सही 1/2 यानी कि 2 दूना 4 और एक 5/2 यानी कि 5/2 घंटे में क्या साथियों 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूछ रहे हैं उसी चाल से, यानी कि जिस चाल से ये दूरी चली गई उसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, तो आप कर देंगे 5/2। ठीक है ना, और ये बराबर है एक तरीके से इस 325 की गुणा नीचे हो जाएगी यहां पर 325। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा। लेकिन पूछा गया 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ये इसकी भी गुणा 650 से कर दो तो 650 किलोमीटर दूरी तय करने में, और इसकी भी साथ 650 से गुणा कर दो, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 650 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लो साथियों, जैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 325 से कम 325, 325 दूना 650 हो जाएगा। इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितने घंटे आ गए साथियों 5 घंटे आ गए। घंटे 5 आ गए तो मैं कहूंगा 650 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगेगा। किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000 रुपए, यानी कि उस टीवी पर 15,000 रुपए लिखे गए, 15,000 रुपए की, और उस सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है। करके कितनी अतिरिक्त छूट और दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 रुपए की वो टीवी पड़ जाए। अब देखिए टीवी पर कितने लिखे हैं 15,000 रुपए लिखे हुए हैं, 18% की छूट दी जाती है, यानी कि इसको 82% में भेज दिया जाता है। 18% यानी कि 100 - 18 तो 82 ही आएगा। अब देखते हैं अगर 15,000 रुपए की टीवी 82% पे दी जाती है, अर्थात 18% की छूट के साथ दी जाती है, तो कितने रुपए की वो पड़ती है। तो 15 की गुणा 82 से कर लीजिए, 15 की गुणा 82 से यहाँ पर साथियों हम करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा साथियों, एक तरीके से 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, 2 एक कम 2 और आपका ये 3 हो गया, 8 पंजे 40 हो गया, 8 एकम 8 और आपका 12 हो गया। 0 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, एक 0 था यहाँ पर तो लगा लिया, यानी कि वो आपको 12,300 रुपए में टीवी पड़ जाएगी। 15,000 से 12,300 रुपए में वो टीवी हो जाएगी।
करके और कितनी छूट दी जाए कि 10,947 रुपए की वो टीवी हो जाए। अब देखिए जरा 12,300 की पड़ी है, कहने के 10,947 रुपए की अगर टीवी देते हैं तो कितनी छूट दी गई। देखिए जरा कितनी छूट दी गई, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 और 1, यानी कि 1,353 रुपए की छूट दी गई। कह रहे कि इसको प्रतिशत में आप बता दीजिए कितना ये प्रतिशत होगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका ये वाला मूल्य आएगा यानी कि 12,300। इसको साथियों कट कर लो और आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि पता चल जाएगा कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए कि 10,947 रुपए की वो टीवी पड़ जाए। इन दो जीरो से साथियों ये दो जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको अगर कट करें, किससे कट करें साथियों बताइए जरा। अगर देखिए अगर 103 की हम 10 से गुणा करते हैं तो ये तो साथियों 1230 हो जाएगा। देखिए अगर हम 11 से गुणा करें यानी कि इसमें 123 हम और बढ़ा दें, कितने हो जाएगा, 3 5 3 1, साथियों वही आ गया, 1353 आ गया, यानी कि ये 11 बार में कटेगा। तो मैं कहूंगा 11% आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहे कि ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया और सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेचा। डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, मान लेते हैं साथियों वो वस्तु कितने रुपए की है, उस वस्तु का मूल्य साथियों 100 रुपए है। अब 100 रुपए उस वस्तु का मूल्य है। ए ने वो वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, यानी कि इसको 25% लाभ पर बेचा गया, 125% में बेचा गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी ने इसको सी को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 120% में बेचा, ठीक है। सी ने 45% की हानि पर बेचा, यानी कि 55% में साथियों बेचा, ठीक है। कहने के 45% की हानि पर डी को बेचा, डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा, यानी कि अब जो इसकी कीमत आएगी वो 330 रुपए हो जाएगी। तो मतलब बी ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, ये कुल मिला के आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले x का मान आप लोग निकाल लीजिए, 25 पंजे और 25 चौक हो गया, ठीक है। 20 पंजे और 20 छंग हो गया, ठीक, ये बात क्लियर है। 5 एकम 5 और यहाँ पर 20 आ गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 330 है, 330 ये हो गया और ये सब 4 गुणा 5 गुणा 20 ये इधर गुणा हो जाएगी, यानी कि गुणा 4 गुणा 5 गुणा 20 ये इधर हो गई और बटे में क्या आ जाएगा, 5 गुणा 6 गुणा 11, यानी कि 5 गुणा 6 गुणा 11 साथियों यहाँ पर आ गया। 11 एकम 11, 11 से ये कट जाएगा, 11 3 33, ठीक है। 5 से कट करेंगे 6 आ जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या बचा है, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 की 20 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 400 आ जाएगा। तो साथियों 400 यहाँ पर आपका क्या आ चुका है। अब अगर बात करें, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो पूछा यह जा रहा है कि बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। बी ने जो वस्तु खरीदी है ना साथियों, वो 25% के लाभ पर, एक बी को 25% लाभ पर बेची गई है, यानी कि 400 तो ये ए ने जिस मूल्य पर ए को मिली थी ना, ए ने जिस कीमत पर ली थी वो 400 थी, तो 400 रुपए है, इसको 125% में बेचा गया ना, खरीदा 125% के लाभ पर है, ठीक है। तो 125% इसका आप लोग निकालेंगे तो 20 कितना आ जाएगा, 25 चौक और 25 पंजे, 4 से कट करेंगे 100 आ जाएगा, 500 5 की गुणा 100 से होगी तो 500 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 500 यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, यानी कि ए ने बी को वस्तु जो बेची है वो 500 रुपए में बेची है, क्योंकि 25% प्रॉफिट से, या कह सकते हैं बी ने वस्तु जो खरीदी है वो 500 रुपए में खरीदी है। अब अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। कॉन्सेप्चुअल ये सवाल है, कह रहे कि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/2 चाल से चलते हुए गंतव्य तक पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है। अब देखिए यानी कि एक ट्रेन है अपनी सामान्य चाल की कहा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सामान्य चाल की, ठीक है। तो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, और 1/2 लिखा है, 1/2 हो गया। तो ये तो देखिए एक सामान्य, यानी कि एक आप नॉर्मल चाल चल रहे हैं, तो जब सामान्य चाल की 1/2 चाल से चली जा रही है, ठीक है ना, यानी कि सामान्य चाल उसकी एक तरीके से तेज है, ठीक है, तो 60 मिनट अधिक, क्योंकि जब स्पीड आपने एक तरीके से 60 मिनट अधिक समय लगता है, तो मैं कहूंगा कम हो रही है ना, ज्यादा नहीं कम हो रही है फिर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए मान लीजिए ये आपकी वो वाली चाल है, दो चालें हैं यहाँ पर, एक तो सामान्य चाल है और एक दूसरी वाली चाल है, ये आपकी वो वाली चाल है,
ठीक है। अब देखिए ये सामान्य चाल है ना, बराबर लगा, ये सामान्य चाल इधर को आ जाएगी, यानी कि ये सामान्य चाल इधर से हटकर किधर आ जाएगी साथियों, ये आपकी सामान्य चाल इधर आ जाएगी, सामान्य चाल, ठीक है। सामान्य चाल आपके ये इधर आ गई। यहां से हमें एक चीज मिल गई, 1/2 इतनी दूर लिखा है, पास में लिख लो 1/2, यानी कि अगर सामान्य चाल 2 है तो वो वाली चाल क्या हो जाएगी साथियों, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर साथियों चाल का अनुपात तो हमें पता चल गया 1:2 है। इसका उल्टा होता है साथियों, इसका उल्टा होता है क्या, समय का अनुपात। समय का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, यानी कि पहले अगर 2 समय लग रहा था तो अब 1 समय लगेगा। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि 60 मिनट अधिक समय लेती है, यानी कि इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले अगर मान लीजिए 2 घंटे लेती होगी, ठीक है ना, 2 घंटे लेती होगी, तो फिर अब जब चाल बढ़ी है उसकी तो कितना समय लेने लगेगी साथियों, 60 मिनट लेने लगेगी, पहले 120 मिनट, यानी पहले 2 घंटे फिर 1 घंटे लेने लगेगी। तो कह रहे कि ट्रेन द्वारा उसी दूरी को तय करने में लगने वाला सामान्य समय क्या है, सामान्य समय आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। सामान्य समय की अगर हम बात करते हैं, देखिए ये आपका क्या था, ये आपकी सामान्य चाल थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सामान्य समय हो जाएगा। यानी कि जब x बराबर, अब देखिए ये 2x हो गया है और ये x हो गया, यहां पर डिफरेंस जो निकला है x बराबर 60 मिनट निकला है, तो ये x बराबर 60 मिनट आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं सामान्य समय कितना निकला, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा निकला। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो 60 मिनट बोल लो या 1 घंटा बोल लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है साथियों, समय का अपोजिट क्या होती है साथियों, चाल हो जाएगी। यहां पर अगर समय का, अगर चाल का अनुपात 1:2 है तो समय का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों, कह रहे कि किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यानी कि 1 मिनट में 120 किलोमीटर की चाल से जा रहा है कोई वायुयान। यह चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में आपको बता रहे हैं। देखिए 120 किलोमीटर है, तो कोई चीज अगर किलोमीटर में होती है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होती है तो उसकी गुणा 1000 से करा देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या है साथियों, यहाँ पर क्या है, अच्छा सेकंड में बदलना है, तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, एक तरीके से 120 किलोमीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये 120 किलोमीटर जा रही है। तो अब देखिए, अब इसको मिनट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो अगर 1 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 से गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो ये सेकंड बन पाएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया, इतना आ गया, नीचे 60 आ गया, 0 से 0, 6 दूना 12, और ये यानी कि 2000 आ जाएगा आपका। तो कुल मिला के इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2000 कितनी है, हाँ 2000 ही आएगी। तो 2000 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल हो जाएगी, इससे इसमें कन्वर्ट किया है। तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर आपने मैथ के क्वेश्चंस भी देख लीजिए, रीजनिंग के देख लीजिए, जीके के देख लीजिए साथियों, और हिंदी के देख लीजिए। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों आपको एक फ्री प्लेलिस्ट दी जा रही है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी, उसमें साथियों उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगी। अगर आप उन सभी वीडियोस को साथियों एक एक करके देख लेते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपके बहुत सारे, तकरीबन आधे से ज्यादा कंटेंट आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से साथियों कवर अप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।